दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी तट से कुछ दूर समंदर के ये विशाल जीव एक लंबा सफर तय कर रहे हैं। हम्पबैक व्हेल्स गर्मियों के महीने एंटार्क्टिका के बर्फीले पानी में खाना खोजते हुए बिताती हैं। अब वो सर्दियों के लिए गर्म इलाकों की तरफ बढ़ रही हैं। हम्पबैक व्हेल्स स्तनधारियों के दुनिया के सबसे लंबे माइग्रेशंस में से एक करती हैं, जिसमें वो करीब 8000 किलोमीटर का सफर तय करके ट्रॉपिकल इलाकों में जाती हैं। ये व्हेल्स मोजाम्बिक के किनारों के पास अपने ब्रीडिंग के इलाकों की तरफ जा रही हैं। उन्होंने दक्षिणी महासागर के विशाल और गहरे विस्तार को पार कर लिया है और अब एक खास समंदर किनारे के साथ धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ रही हैं। ये पोषण से भरा पानी त्सित्सिकामा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की हिफाजत में है। 1964 में घोषित हुआ ये अफ्रीका का सबसे पुराना नेशनल मरीन रिजर्व है। आज ये ग्रेटर गार्डन रूट नेशनल पार्क का हिस्सा है। करीब 140 किलोमीटर जमीन के साथ और लगभग 2.5 किलोमीटर समंदर के अंदर तक फैला हुआ ये पार्क खेती और शहरों के बीच में बसे कुछ सुरक्षित इलाकों का जाल है। ये छोटे संरक्षित इलाके कई तरह के परिवेशों की हिफाजत करते हैं, हरे भरे जंगलों से लेकर धरती पर सबसे ज्यादा किस्मों वाले फूलों के इलाकों तक। और ऐसे समुद्री इलाकों तक जो जंगली तो हैं लेकिन शांत भी। कुछ जगहों पर ये अलग अलग माहौल एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को ताकतवर बनाते हैं। तो कहीं ये आग और पानी से बने इलाकों में जगह के लिए आपस में मुकाबला करते हैं। जहां ये इंसानों से टकराते हैं, वहां कुछ जानवर नई मुश्किलों का सामना करते हैं। जबकि कुछ को इंसान की बनाई चीजों से फायदा मिल जाता है। जिंदगी और मंजरों का ये मेल बनाता है गार्डन रूट, जमीन और समंदर से मिलकर बनी एक जन्नत। किनारे से कुछ ही दूरी पर एक दुर्लभ और शर्मीला जानवर जंगल की झाड़ियों में चल रहा है। सिर्फ 4 किलो से भी कम वजन वाला ब्लू डाइकर सबसे छोटे हिरणों में से एक है। इनका छोटा और मजबूत शरीर फुर्ती से चलने के लिए ढला हुआ है। ये मादा अपने वफादार साथी के साथ एक छोटा इलाका शेयर करती है। उसका साथ ही मुश्किल से ही कभी उससे 150 फुट से ज्यादा दूर जाता है। और ये जोड़ा अपने इलाके की हद पर अपनी निशानी छोड़ने को लेकर बहुत पक्का है। यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए भी। इनकी आंखों के पास उभरे हुए ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें ये 1 घंटे में 5 बार तक एक दूसरे पर रगड़ते हैं
ताकि इन्हें साथी की गंध मिलती रहे। डाइकर का घर चित्सिकामा जंगल में है, जो गार्डन रूट नेशनल पार्क का पूर्वी हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका में और जगहों पर जंगल सिर्फ ऊंचे इलाकों में होते हैं, जहां ठंडक होती है और इतनी नमी होती है कि जंगल पनप सकें। लेकिन चित्सिकामा का मतलब ही होता है बहुत सारा पानी, और ये इलाका अपने नाम पर खरा उतरता है। यहाँ हर साल 40 इंच से ज्यादा बारिश होती है, जो जंगलों को बढ़ने के लिए काफी पानी देती है। जैसे हर जंगल में होता है, यहाँ भी पौधे रोशनी के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। सबसे ऊंचे पेड़ अपनी ऊंचाई को सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। धूप तक पहुंचने के लिए पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और इनके बीच पेड़ों का एक खास परिवार सबसे ऊपर राज करता है। प्राचीन विशाल पेड़, जिन्हें येलो वुड्स कहते हैं। कुछ पेड़ जैसे कि ये ओटनीकुआ येलो वुड 800 साल से भी पुराने हैं और लगभग 130 फीट तक ऊंचे हैं। कभी अपनी लकड़ी के लिए लगभग खत्म कर दिए गए ये अद्भुत पेड़ अब गार्डन रूट के सबसे ज्यादा संरक्षित निवासियों में से एक है। पतले किस्म के रियल येलो वुड को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पेड़ कहा जाता है। जब मुकाबला नहीं होता तो ये सिर्फ झाड़ी के बराबर होते हैं, लेकिन जंगलों में बढ़ते हुए येलो वुड बाकी सब पेड़ों से ऊपर उठ जाते हैं। रोशनी के लिए संघर्ष करने वाले ये अकेले नहीं हैं। एक नाइजना ड्वार्फ कैमेलियन को भी काम करने के लिए सूरज की गर्मी चाहिए, इसलिए वो जंगल की ऊंची खुली शाखाओं पर चढ़ता है। तेज हवा वाले दिन में उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है। उसके चमकीले रंग उसे मादाओं को लुभाने और प्रतिद्वंदियों को डराने में मदद करते हैं। लेकिन हमेशा वो इतना रंगीन नहीं था। छोटे गिरगिटों का रंग फीका होता है, जो अपने लकड़ी जैसे माहौल में घुल मिल जाता है। कैमोफ्लाज यानी छलावरण यानी खुद को छुपाने की काबिलियत पेड़ों में रहने वाले जीवों के लिए बहुत अहम है। यहाँ शिकारी भी रहते हैं। गिरगिट दक्षिण अफ्रीका के सबसे खतरनाक सांपों में से एक का पसंदीदा शिकार है। बूमस्लैंग इंग्लिश में इसका मतलब होता है पेड़ वाला सांप। इसकी पेड़ों में रहने वाली आदत की वजह से इसका ये नाम पड़ा है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हैं कि ये दिन के वक्त शिकार करना पसंद करता है। इसका ताकतवर हीमोटॉक्सिक जहर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह बनता है। ये छोटे परिंदों और रेप्टाइल्स की तलाश में पेड़ों पर गश्त लगाता है। ये खामोश शिकारी यहाँ खूब कामयाब है। ये है एक और पेड़ों का निवासी जो इस जंगली इलाके की पहचान बन गया है।
एक छुपा हुआ परिंदा घने हरे पत्तों के बीच बड़ी फुर्ती से घूमता है। नाइजना टुराको आमतौर पर साउथ अफ्रीका के दक्षिणी तटीय जंगलों में पाया जाता है और जंगल के तमाम जीवों में ये शायद सबसे खूबसूरत है। गहरे हरे रंग के पंख न सिर्फ इसे छुपने में मदद करते हैं, बल्कि इसके चेहरे के चमकीले निशानों को बैकड्रॉप भी देते हैं। सिर पर सफेद रंग का ताज एक और खासियत है जो साथी को लुभाने में काम आती है। टुराकोस पेड़ों की ऊपरी परत में ज्यादातर पैदल चलते हैं। ये ज्यादा अच्छे से उड़ना नहीं जानते, लेकिन खतरे से निपटने के लिए इनके पास एक कमाल की तरकीब है। पीछा करने वाले शिकारियों को ये चमकीले लाल पंखों की एक तेज झलक दिखा देते हैं और जब वो ये चमका देने वाले पंख समेट लेते हैं तो जैसे नजरों से गायब हो जाते हैं। इन पंखों में और भी बहुत कुछ है जो पहली नजर में दिखता नहीं। टुराकोस पक्षियों के उन गिने चुने समूहों में से हैं जिनके पंखों में असली हरा और लाल रंग होता है। ज्यादातर दूसरे पक्षियों में ये रंग असली नहीं होता, बल्कि उनके पंखों की बनावट से रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और उससे पैदा हुई इंद्रधनुषी चमक से वैसा रंग दिखता है। पार्क के सबसे समृद्ध हिस्से में इस तरह की और भी कई मिसालें मिलती हैं। पार्क के ज्यादातर हिस्सों की मिट्टी इतनी उथली और एसिडिक है कि वहां जंगल नहीं पनप सकते। फेनबॉस मतलब फाइन बुश एक अनोखा झाड़ियों और घास के पौधों का समूह है जो इन इलाकों में खूब उगता है। इनकी वजह से पार्क में जैव विविधता बहुत बढ़ जाती है। फेनबॉस के 7,700 पौधों में से 70% सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। तरह तरह के फूल सख्त झाड़ियों को सजाते हैं। लेकिन ये फूल सिर्फ सजावट नहीं है। इनकी चमकीली रंगत कीड़े मकोड़े और पक्षियों को अपनी तरफ खींचती है, जो इनकी लाइफ साइकिल के लिए जरूरी है। फ्रूटिया पौधे के इस फूल पर एक खास मेहमान आता है। ग्रीन फ्रूटिया बीटल हर उस जगह मिलेंगे जहां उनका पसंदीदा खाना होगा। ये फूल के अंदर सिर के बल घुसता है और मीठे रस पर टूट पड़ता है। ऐसा करते हुए ये फूल के परागण यानी पॉलिनेशन का अहम काम भी करता है, ताकि अगली नस्ल के फ्रूटिया उग सके। कुछ फेनबॉस पौधों में पॉलिनेशन हवा से होता है, जो झाड़ियों के बीच बहते हुए पोलन फैला देती है। हवा फेनबॉस के जीवन चक्र का एक और अहम हिस्सा भी आगे बढ़ाती है। इनमें से कई पौधों के पुनर्जन्म के लिए कुदरत की सबसे विनाशकारी ताकतों में से एक का दखल जरूरी होता है, आग।
आग या तो बिजली गिरने से या गिरते पत्थरों से निकली चिंगारियों से लगती है, लेकिन आजकल ज्यादातर आग इंसानों की वजह से होती है। जैसे जैसे आग हवाओं के साथ झाड़ियों को तबाह करती है, उसकी लपटें कई पौधों के सख्त कोनों को खोल देती हैं। गर्मी उन्हें उकसाती है कि वो अपने बीजों को उपजाऊ राख में छोड़ दें, जिससे नई नस्लें जन्म ले सकें। इस तरह आग फेनबॉस के लिए जरूरी है, और विनाश के साथ इस सकारात्मक रिश्ते की वजह से फेनबॉस को पनपने की खुली जगह मिलती है। लेकिन जंगलों के लिए आग का नुकसान भयानक होता है। हालांकि जंगलों के पास भी कुछ ऐसे साथी हैं जो उन्हें बचाते हैं। पानी और धरती। करोड़ों सालों में नदियों ने समंदर की तरफ बहते हुए घाटियां और गहरे दर्रे काटे हैं। ये दर्रे आग से सुरक्षित रहते हैं और जंगलों को जड़ें जमाने के लिए जगह देते हैं। कुछ जगहों पर ये घाटियां बेहद गहरी हो जाती हैं। ये चट्टानें शुरू में जमीन के नीचे आड़ी परतों में बनी थी, लेकिन करोड़ों साल पहले महाद्वीपों की टकराहट के दौरान ये परतें ऊपर उठ गईं। यहाँ पेड़ पौधे चट्टानों पर टिके रहते हैं, परतों के बीच की दरारों में जड़ें जमाते हुए। सालों पहले लकड़ी काटने वाले इन खड़ी ढलानों से बड़े येलोवुड पेड़ नीचे गिराकर नदी में छोड़ते थे ताकि उन्हें बेचा जा सके। अब ये चट्टानें और इन पर उगने वाले पौधे पार्क के हिस्से के तौर पर संरक्षित हैं। जैसे जैसे नदियां बहती हैं, वो जंगलों को जरूरी नमी भी देती हैं, और यहाँ सिर्फ विशाल पेड़ ही नहीं पनपते, फर्न्स भी झाड़ियों में खूब उगते हैं। ऊंचा बढ़ने के बजाय इन्होंने उपलब्ध रोशनी का पूरा फायदा उठाने के लिए खुद को ढाला है। नियोक्रोम नाम के एक जीन की मदद से फर्न्स दूसरे पौधों के मुकाबले रोशनी के ज्यादा रंगों को पकड़ने में कामयाब होते हैं। इससे ये ऊपर फैले घने पेड़ों के साये में भी बढ़ सकते हैं। ये इतनी सफल रणनीति रही है कि फर्न्स 36 करोड़ सालों से टिके हुए हैं। जंगलों के बीच बहती नदियां कई छोटे जानवरों को घर देती हैं। ये एक और जंगल निवासी का शिकार करने का पसंदीदा इलाका है। एक नाइट एडर शिकार की तलाश में घूम रहा है। तीन फीट से ज्यादा लंबाई तक बढ़ने वाला ये वाइपर सांप रैटल स्नेक के परिवार से आता है। ज्यादातर एडर्स शिकार का इंतजार करते हैं, लेकिन नाइट एडर्स खुद शिकार खोजते हैं। इनके खाने में ज्यादातर उभयचर यानी एम्फीबियंस होते हैं, जो यहाँ बड़ी तादाद में मिलते हैं।
सांप एक टारगेट पर नजर जमाता है और आगे बढ़ने लगता है। उसे वार करने के लिए काफी नजदीक पहुंचना होगा। इस बार कोड बच निकला। हैडर की खाने की तलाश जारी रहेगी। नदी की धीमी आवाज जंगल के इस घर का संगीत है। लेकिन दक्षिण में एक अनोखी गड़गड़ाहट इस खामोशी को तोड़ती है। गार्डन रूट के जंगल समुद्र तट तक फैले हैं, जहां तेज लहरें टकराती हैं। पार्क का चिचिकामा वाला हिस्सा लगभग 80 किलोमीटर तक फैले पथरीले किनारों को सुरक्षित रखता है, जहां एक अलग दुनिया बसती है। स्प्लैश जोन कहलाने वाले इस एरिया में जंग जैसे नारंगी रंग की लाइकन्स चट्टानों को ढक लेती हैं। किनारे के नीचे पौधे और जानवर तूफानी माहौल में फलते फूलते हैं। तेज हवा और तूफानी लहरों की वजह से ठंडे समंदर में झाग बनती है। झाग के ये घने गुच्छे पोषक तत्वों से भरे होते हैं, जो चट्टानों के गड्ढों में रहने वाले जीवों के लिए खाना बनते हैं। कांटेदार अर्चिन से लेकर शिकारी स्टारफिश तक, और कई छोटी मछलियों को भी ऊपर उठती लहरों से फायदा होता है। किनारे पर एक ऐसा जानवर है जो जमीन और समंदर दोनों के बीच की दूरी तय करता है। केप फ्लॉलेस ऑटर जमीन पर रहता है, नदियों और पथरीले किनारों के बीच घूमता है। इसे अपना खाना ज्यादातर उठती लहरों में मिलता है। इस पानी में शिकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पोषक तत्वों की लगातार सप्लाई मिलती रहती है। जंगलों से होकर बहती 30 से ज्यादा नदियां सड़ते हुए पदार्थों से पोषक तत्व इकट्ठा करती हैं। आखिरकार ये समंदर में गिरती हैं और समृद्ध पोषक सामग्री को समंदर में मिलाती हैं। इसी की वजह से इन किनारों का पानी इतना उपजाऊ बनता है। किनारे से कुछ ही दूरी पर क्रिल नाम के छोटे झींगे जैसे क्रस्टेशियन तैर रहे हैं। और ये यहाँ से गुजरने वाली हम्पबैक्स के लिए बढ़िया दावत भी है। एंटार्कटिक के पानी में महीनों तक फीडिंग करते हुए
ये व्हेल हर हफ्ते 1 टन वजन बढ़ाती है। माइग्रेशन के दौरान ये ज्यादातर इन्हीं खाने के भंडारों पर निर्भर रहती है। लेकिन जब भी सामने आसान शिकार आता है, ये उसे जाने नहीं देती। जब व्हेल्स पार्क के मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में सुरक्षित रहते हुए समृद्ध समंदर के तोहफे ले रही हैं, कुछ जीव उन जगहों पर रहते हैं जहां जमीन और समंदर का फासला धुंधला हो जाता है। कई जगहों पर मीठा और खारा पानी मिलता है और चौड़ी उथली खाड़ियों में जमा होता है। ये खाड़ियां कुछ अजीब से दिखने वाले जानवरों का घर बन जाती हैं, जैसे ये अजीब सा दिखने वाला जानवर जो साथी की तलाश में है। इन्हें शैगी सी हेयर्स के नाम से जाना जाता है और ये सी स्लग्स की एक प्रजाति है। ये तालाब के फर्श से शैवाल खाते हैं और बची हुई रेत बाहर निकालते हैं। इनका खाना कई मायनों में इनके जिंदा रहने के लिए अहम है। कोई सख्त खोल ना होने की वजह से ये आसान शिकार लग सकते हैं। अपनी हिफाजत के लिए वो खाए गए शैवाल से हानिकारक केमिकल्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो किसी के खाने लायक नहीं रहते। ये सब यहाँ एक ही मकसद से इकट्ठा हुए हैं, मीटिंग के लिए। जब सी हेयर अंडे देती है तो पानी में फेरोमोन्स छोड़ती है, जिससे दूसरे संभावित साथी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। बाकी सी हेयर्स अपने सिर पर लगे लंबे टेंटिकल्स से इस केमिकल सिग्नल को पकड़ लेते हैं और दूर दूर से आ जाते हैं। हर सी हेयर दोनों लिंगों का होता है, इसलिए कोई भी किसी भी दूसरे को फर्टिलाइज कर सकता है। हैरत की बात है कि ये मेटिंग चेन्स बनाते हैं, जिसमें हर सी हेयर सामने वाले के अंडों को फर्टिलाइज करता है और पीछे वाले से खुद फर्टिलाइज होता है। मेटिंग के बाद सी हेयर्स खाड़ी के तल पर मौजूद नरम घास पर चले जाते हैं। वहीं पर ये रस्सियों जैसे समूहों में अंडे देते हैं। मिलन का ये तूफान खत्म होने के बाद ये स्लग्स फिर खाड़ी में अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सख्त पथरीली तटरेखा चौड़े रेतीले किनारों में बदल जाती है। यहाँ बहुत से परिंदे रहते हैं, जिनमें व्हाइट फ्रंटेड प्लवर्स भी शामिल हैं। यहाँ इन्हें अपनी जरूरत की सारी खुराक मिल जाती है। ये प्लवर्स पूरे दक्षिण अफ्रीकी समंदर किनारे पर आम हैं और हर 1 मील लंबे बीच पर इनकी संख्या 45 तक हो सकती है। गर्मियों के ब्रीडिंग के मौसम में ये परमानेंट जोड़ियां बना लेते हैं और अपने अपने इलाके तय कर लेते हैं।
जरा सी मिट्टी हटाने भर से घोंसला बन जाता है। फ्लावर्स मिलकर अंडों को सेते हैं, तकरीबन 1 महीने से थोड़ा कम वक्त तक, जब तक उनके अंडे फूट नहीं जाते। इस दौरान इन्हें हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है। बड़े परिंदे जैसे केल्प गल्स उनके अंडों को आसानी से निगल सकते हैं। इस खतरे से बचने के लिए फ्लावर्स अंडों को रेत से ढक देते हैं ताकि उनका छलावरण और बेहतर हो जाए। लेकिन इस तरकीब के कुछ अनचाहे नुकसान भी हो सकते हैं। गार्डन रूट के चमचमाते बीज इंसानों और उनके पालतू जानवरों को खींच लाते हैं। कई बार अंडे गलती से कुचले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे जिंदा बच जाते हैं उनकी हिफाजत में कुछ लोग खास दिलचस्पी ले रहे हैं। इंसानों के असर को समझने और उसे कम करने के लिए नेचर्स वैली ट्रस्ट इनके आंकड़े रिकॉर्ड करने वाले प्रोग्राम चलाता है। इस बच्चे को एक रिंग पहनाई जाती है ताकि साइंटिस्ट इसे बड़ा होते हुए पहचान सकें। रिहा होते ही ये जल्दी से अपनी मां की हिफाजत में लौट जाता है। ये बीच की भीड़भाड़ में अंडे से तो बाहर आ गया, लेकिन खतरे अभी खत्म नहीं हुए हैं। बचपन से बड़ी उम्र तक पहुंचने के लिए इसे अपने समर्पित माँ बाप पर भरोसा करना होगा। ये फौरन अपनी माँ के मुलायम पंखों में छिप जाता है। जब खतरा बहुत करीब आता है, माँ फौरन हरकत में आ जाती है। वो एक भटकाने वाली दौड़ लगाती है ताकि शिकारी का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। अगर ये भी नाकाम हो जाए तो वो घायल होने का नाटक करती है, रेत में लुढ़कती है। इस बीच बच्चा भागकर बच निकल सकता है। ऐसे माँ बाप के साथ ये बच्चा शायद बड़ा होने में कामयाब हो जाए। और नेचर्स वैली ट्रस्ट इन छोटे परिंदों के बारे में जागरूकता और जानकारी फैलाने का काम करता रहेगा। गार्डन रूट की इन खूबसूरत समंदर किनारों का इंसानों के साथ लंबा रिश्ता है। फ्लावर्स के बीच से थोड़ी ही दूर एक छोटा सा कस्बा नाइसना एक और बड़ी खाड़ी के किनारे बसा है। यहाँ यूरोपियन लोग पहली बार 1770 में आकर बसे थे। आज ये एक हलचल भरा कस्बा है जिसमें कई इलाकों का अच्छा खासा विकास हो चुका है। यहाँ कई छोटे बोट डॉक्स भी हैं। ऊपर से देखने पर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पानी के नीचे कोई अजूबा मौजूद हो सकता है, लेकिन पानी के नीचे सबकी नजरों से छिपी एक अनूठी दुनिया है। यहाँ इन जेटीज को कंक्रीट की दीवारों पर नहीं बल्कि पत्थरों से भरे लोहे की सलाखों के पिंजरों पर बनाया गया है, जिन्हें गेबियन कहते हैं। इनका जालीदार लेकिन मजबूत ढांचा कई अनोखे जीवों के लिए एक बेहतरीन घर बनाता है। फेदर डस्टर ट्यूब वर्म्स रंगों की शानदार नुमाइश करते हैं।
आंखों से छोटे छोटे पोषक कणों को छान कर खाते हैं। लेकिन यहाँ रहने वाले सभी जीवों में एक खास जीव को इस घर का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है। नाइजना सी हॉर्सेस की ये प्रजाति विलुप्त होने के सबसे ज्यादा खतरे में है। हैरानी की बात है कि इन्होंने लगून की घास की बजाय मरीना के नीचे अपना घर बनाया है। इन अनोखी मछलियों के शरीर पर स्केल्स नहीं होते, बल्कि कीड़ों की तरह बाहरी कंकाल होता है। लेकिन दूसरी मछलियों की तरह इनके फिन्स और गिल्स होते हैं। इनकी आंखें गिरगिट की तरह अलग अलग दिशा में घूम सकती हैं। इनकी बंदरों जैसी पकड़ने वाली पूंछ होती है, जिससे ये पौधों को पकड़ लेती है। लेकिन इनका सबसे हैरान कर देने वाला गुण है इनका प्रजनन का तरीका। ये नर प्रेग्नेंट है। इसकी मादा साथी ने लगभग 3 हफ्ते पहले अपने फर्टिलाइज्ड अंडे इसके कंगारू जैसे थैले में रख दिए थे और अब वो फूटने वाले हैं। लेकिन ये एक लंबी डिलीवरी होगी। कुछ कॉन्ट्रैक्शंस के बाद जिंदगी की पहली झलक दिखती है, एक नन्ही पूंछ। लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा। एक और जोरदार धक्का और आखिरकार बच्चा पैदा हो जाता है। फिर जैसे बांध टूट जाता है। एक नर दर्जनों बच्चों को जन्म दे सकता है। ये छोटे छोटे सी हॉर्सेस जल्दी से किसी स्थिर चीज को पकड़ लेते हैं। पिता ने अपना फर्ज निभा दिया है। मरीना की पनाह में नाइजना सी हॉर्स का भविष्य शायद महफूज रहेगा। गार्डन रूट के लगून कुछ जीवों के लिए नर्सरी है और कुछ के लिए भरपूर खाने से भरी जगह। नदी के मुहाने के किनारों पर वेटलैंड्स कई तरह के पानी वाले परिंदों को खाना ढूंढने का मौका देते हैं। लेकिन यहाँ जगह कम है और भूखे मुंह बहुत सारे हैं। कॉमोरेंट्स पानी के किनारे उथले इलाकों में खुद को डुबोकर अपने शिकार का पीछा करते हैं। स्पूनबिल छूने के एहसास से खाने की तलाश करता है। जो भी खाने लायक चीज मिलती है उसे झपट लेता है। लिटिल ईग्रेट्स अपनी नजर से शिकार ढूंढते हैं और बड़े पक्षी द्वारा परेशान किए गए शिकार का फायदा उठाने का इंतजार करते हैं। ये एक कारगर तरीका है।
पैरट्स और स्पूनबिल आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं, तब दूसरे दूरी बनाए रखते हैं। इजिप्शियन गीज किनारों पर टिके रहते हैं। एक ग्रे हेरन दूर से सारी हलचल को देखता है। इन सब से ऊपर एक पाइड किंगफिशर अपना मौका तलाश रहा है। उसके लिए सब्र ही सबसे बड़ा हथियार है। उसको अपनी डुबकी का सही वक्त चुनना होता है। और फिर कामयाबी। ये छोटा सा परिंदा अपनी भूख मिटाने के लिए रोज इसी साइज की लगभग 10 मछलियां खा जाता है। वेटलैंड में रहने वालों के लिए नदी और समंदर का मिलन सब कुछ देता है। पथरीले किनारों, रेतीले बीचेस और शांत खाड़ियों के साथ गार्डन रूट का तटीय इलाका कई प्रजातियों के लिए जीने का सहारा है। और बड़े स्तर पर देखा जाए तो इस तटरेखा पर जीवों की विविधता देखने लायक है। यहाँ कई बड़ी खाड़ियों के शांत और उथले पानी में मछलियां बड़ी तादाद में रहती हैं। प्लेटनबर्ग बे में ये समृद्ध पानी कई तरह के समुद्री शिकारी जीवों को सहारा देता है। और इनमें सबसे खूबसूरत है कॉमन डॉल्फिन। ये विशाल झुंडों में चलते हैं और इस खाड़ी में एक बार में 9000 तक डॉल्फिन्स को एक साथ तैरते हुए रिकॉर्ड किया गया है। सबसे बड़े नर डॉल्फिन का वजन करीब 226 किलो तक हो सकता है। लेकिन अपने आकार के बावजूद ये फुर्ती और चुस्ती की मिसाल है और लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। अपनी संख्या और रफ्तार के बल पर ये खाड़ी में बिना थके तैरते रहते हैं, मछलियों के झुंड तलाशते हुए। जब शिकार मिल जाता है तो ये मिलकर मछलियों को घेर लेते हैं और उनके घने झुंड बना देते हैं ताकि उन्हें आसानी से पकड़ा जा सके। वेल्स के लिए दावत का वक्त पूरा हो चुका है और अब उनके उत्तर दिशा के सफर का आखिरी पड़ाव शुरू हो गया है। कुछ महीनों में नई गर्भवती मादाएं दक्षिण की ओर वापस जाएंगी, अंटार्कटिक के समृद्ध पानी की तरफ। अपने इस अद्भुत सफर के दौरान वो एक बार फिर इस खास तटीय इलाके के सुरक्षित पानी से होकर गुजरेंगे। गार्डन रूट नेशनल पार्क कई तरह के समृद्ध परिवेशों का एक ताना बाना है। यहाँ चट्टानें, पानी, हवा और आग मिलकर जिंदगी के अनगिनत रूपों को सहारा देते हैं। कुछ के लिए
हर एक परिवेश उनकी पूरी जिंदगी का मंच है, जबकि दूसरों के लिए ये सिर्फ एक बड़ी कहानी का छोटा सा हिस्सा है। इस तटरेखा के कई पहलू मिलकर समृद्धि की एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। और जब तक जमीन और समंदर दोनों की हिफाजत होती रहेगी, जिंदगी यहाँ सतह के ऊपर और नीचे फलती फूलती रहेगी।